रूल्स फॉर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, डिफरेंट न्यूक्लियाई गिवन होंगे, इनका ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम ओवरकम ऑन द रिपल्सिव फोर्सेस देन न्यूक्लियस बिकम द स्टेबल। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू दी रिपल्सिव फोर्सेस, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ दी स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल यानी कि रिलेशनशिप है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी डिसाइड करती है कि आपका न्यूक्लियाई स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो जनरली इसके टू रूल्स हैं। तो कुछ बुक्स आपको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी के लिए 1.5 वैल्यू भी लिखती हैं। ठीक है, तो लेकिन जनरली 1 ही होता है। अगर आपकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, हम 3 पैरामीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 पैरामीटर्स लाइक दिस वन, कि इफ़ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज इक्वल टू 1, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो 1 आ जाती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, तो उस केस में आपका जो न्यूक्लियाई होता है वो स्टेबल होता है जनरली। और अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी या 1.5 से ग्रेटर देन होगी, कुछ बुक्स लिखती हैं, तो फिर आपका न्यूट्रॉन्स आर मोर देन द प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर विल बी द अनस्टेबल। यानी कि स्टेबिलिटी का ये वाला केस है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो, 1 होगी तो आपका न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। कोई भी न्यूक्लियाई आपको गिवन हो तो आप चेक कर लें कि उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है। ठीक है, तो अगर 1 आ रही है तो इट मीन वो स्टेबल होगा। और अगर उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू दी प्रोटॉन। तो फिर आपको उसकी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आपको न्यूट्रॉन डिक्रीज करना पड़ेगा या फिर आपको प्रोटॉन इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो वी हैव टू डिक्रीज द न्यूट्रॉन और ये इंक्रीज द प्रोटॉन फॉर द स्टेबिलिटी, सो इमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन। तो अगर आपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में लेके जाना है, यानी कि न्यूट्रॉन को डिक्रीज करना है, प्रोटॉन को इंक्रीज करना है, तो भाई बीटा पार्टिकल फिर आपको इमिट करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल होगा। लाइक दिस वन, कि अगर ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू दी प्रोटॉन। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीटा पार्टिकल इमिट करना पड़ेगा। और जब बीटा पार्टिकल इमिट करेंगे तो भाई आपकी जो है ना, अब ये क्या बन चुका है, न्यूट्रॉन डिक्रीज हो चुके हैं और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं, और इस तरह ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर न्यूट्रॉन रेशियो टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो आपको आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर हैं और उसको डिक्रीज करने के लिए आपको बीटा पार्टिकल इमिट करना पड़ेगा। थर्ड केस, दिस इज द थर्ड केस, इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज लेस देन 1, तो इस केस में भी आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेस हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा या प्रोटॉन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन इज आर ग्रेटर देन द न्यूट्रॉन, तो सो न्यू टू डिक्रीज द प्रोटॉन, फिर आपको प्रोटॉन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे डिक्रीज करेंगे, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिट्रॉन इमिट करना पड़ेगा। क्या इमिट करना पड़ेगा, पॉजिट्रॉन। तो दिस इज द प्रोटॉन, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन जो है इमिट होगा, तो इस तरह आपके जो है ना वो ये न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए 3 क्राइटेरिया पड़े, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगी, 1 होगी, न्यूक्लियस स्टेबल होगा। इसी तरह जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी या 1.5 होगी, तो उस वक्त भी ये क्या, कुछ बुक्स में 1.5 लिखा होता है, इसी तरह ये आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। इस तरह न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर लेस देन 1 है तब भी ये स्टेबल नहीं होगा। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, थर्ड रूल पढ़ लेते हैं, ऑड एंड इवन रूल। ऑड एंड इवन रूल, कि अगर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर इवन, इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर आपको कोई न्यूक्लियाई दिया जाता है और उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इवन हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस विल स्टेबल। तो फिर एक प्रोबेबिलिटी होती है, मैं वर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा हूँ, नॉट दी एग्जैक्ट। तो जनरली क्या होता है कि वो न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हैं, तो वो जनरली न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, नोट कर लें। और अगर दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड हैं, वो आपके न्यूक्लियाई क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे। अगर दोनों इवन हैं, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, वो आपका स्टेबल होगा। अगर दोनों ऑड हैं तो आपका मोर लेस स्टेबल होगा, आप ऐसे कह लें। एक टेबल गिवन है, यहाँ से आपको एग्जैक्ट भी ये सपोज टेबल है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि वो कहते हैं कि अगर प्रोटॉन दोनों ऑड हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू आती है 0.4, लेट कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है या जो भी है। इसी तरह अगर ऑड और इवन है, चलें पहले ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, सबसे कम है वैल्यू इसकी स्टेबिलिटी की, और ये वाला केस फोर्थ वाला डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें ये इवन है तो इसकी वैल्यू 157 है, जो सबसे ग्रेटर है। अब 2 केसेस कि ऑड इवन और इवन ऑड, उसको देख लेते हैं।
अगर प्रोटॉन ऑड होगा, न्यूट्रॉन इवन होगा, तो इसकी वैल्यू 50 होगी। और अगर प्रोटॉन आपका इवन होगा, प्रोटॉन इवन होगा और न्यूट्रॉन ऑड होगा, तो इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी। तो ये एक ऑर्डर आपने याद रखना है। तो गिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको 1 2 3 4 और कह सकते हैं कि जी आप जो है ना ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बेस पे आप इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर दें। तो फिर आपको इसमें चेक करना पड़ता है कि आपका कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, या दोनों ऑड है। तो आप देखें हीलियम के केस में देखें, दिस इज द मोर स्टेबल इन चारों में से। द रीज़न इज़ दैट कि हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, दोनों ही यानी कि इवन है। इस तरह नाइट्रोजन के केस में देखें, दिस इज द लेस स्टेबल, इसमें प्रोटॉन भी क्या हैं वो ऑड हैं और न्यूट्रॉन भी इसमें क्या हैं ऑड हैं। और बाकी ये 2 केसेस जो हैं इसको देख लीजिएगा। तो ये एक आपका एग्जैक्ट ऑर्डर बनेगा और इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। 4th पे चले जाते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, जादुई नंबर। एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर क्या था, 2 था, 8 था, 20 था, 50 था, 82 था, दिस इज दी मैजिक नंबर। इन नंबर्स को हमने मैजिक नंबर कहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक एक्सेप्शन लेके आए। ये नंबर एक्सेप्शन लेके आ रहा था कि वो न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर ये थे 2, 8, 20, 50, 82, 126, इन नंबर को आपने याद रख लेना। दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर। और इन न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी थी वो ग्रेटर थी। नोट कर लें इसको। आई थिंक गॉट दिस पॉइंट राइट। ओके, द न्यूक्लियस हुज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83, तो ये जो न्यूक्लियस थे दीज वर द स्टेबल। नोट कर लें, ये न्यूक्लियस स्टेबल थे और इनकी जो है कन्फिग्रेशन सम टाइम नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन थी और उससे मिलती जुलती भी थी। और कहा गया कि द न्यूक्लियस हुज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 ऑलमोस्ट मोस्टली अनस्टेबल। तो 83 के बाद जो नंबर आता था वो अनस्टेबल थे और बिलो 83 वो क्या थे, स्टेबल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th फैक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। ये सारे स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ा। फिर हमने देखा कि इसमें हमारा जो फैक्टर आया था न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो का। फिर हमने देखा कि हमारे पास इवन एंड ऑड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। और फिर मैजिक नंबर, और अब इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग है। वो कहते हैं कि सम टाइम्स फॉर स्टेबिलिटी न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर मोस्ट सेल। सम टाइम क्या करता है कि न्यूक्लियस जो है, जो कि अनस्टेबल होता है, वो इनर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो स्टेबल बन जाता है, लाइक दिस वन। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी तरह 6th फैक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड दिस इज द ऑथेंटिक क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन ये जुमला रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने 100% श्योर करना है कि कौन सा फैक्टर जो है जो आपको एग्जैक्ट न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में 100% इंश्योर कर सकता है, और वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाकी जितने फैक्टर्स हमने पढ़े हैं वो जस्ट आपको एक आइडिया देते हैं कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ऑड 1 हो या 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, और फिर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाले सारे फैक्टर जो है जस्ट सपोर्ट करते हैं कि ये क्राइटेरिया, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी देते हैं आपको। लेकिन अगर आपने 100% कंफर्म करना है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का, तो फिर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो स्टूडेंट सम टाइम ये होता है कि 2 फैक्टर एक दूसरे के साथ क्लैश भी कर रहे होते हैं, तो फिर आपने वीक फैक्टर को प्रेफर नहीं करना, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग फैक्टर को आपने देखना है। जहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी, तो फिर उस केस में आपकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो और बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनकी कोई औकात नहीं है। फिर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ही प्रेफर करना है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इसको मैस डिफेक्ट्स के साथ रिलेट करेंगे। दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस इज द क्वांटिटेटिव। बाकी सारे फैक्टर्स क्वालिटेटिव थे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। दिस इज द क्वांटिटेटिव। आपको वैल्यूज गिवन होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। ओके, इसको आगे लेके जाते हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। डिफरेंट न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो हर न्यूक्लियाई की डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको नोट कीजिएगा। और इसकी जो एनर्जी होती है इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू डेल MC स्क्वायर, एंड डेल M इज द मास डिफेक्ट। क्या होता है, मास डिफेक्ट, यानी कि मैस ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो दिस इज नोन एज मैस डिफेक्ट। आगे जाके इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। डेफिनेशन भी वहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी लेस स्टेबल बिकॉज मैस डिफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो क्योंकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है या एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, मैस डिफेक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो हाइड्रोजन के केस में जो मैस डिफेक्ट होता है
क्योंकि इसका जो न्यूक्लियन का मैस है या न्यूक्लियाई का मैस है, ठीक है, इसका इक्वल होता है। तो इसकी जो मैस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डेल एम की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ प्रोटॉन वो क्या होती है, जीरो होती है। और जब जीरो होती है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होती है, लोअर होती है। इस तरह आयरन की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल में से, जो हम आगे जाके कर्व भी डिस्कस करेंगे, एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, तो उसमें देखेंगे कि जो आयरन है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मोर एंड दिस विल बी द मोर स्टेबल, एंड हाइड्रोजन इज द लेस स्टेबल, सबसे लेस स्टेबल जो है दिस इज द हाइड्रोजन, बिकॉज इसका जो मैस डिफेक्ट है वो जीरो है। जब मैस डिफेक्ट जीरो है तो आपकी एनर्जी जो है वो भी